जानने की कोशिश करो कि सरकारी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है, अमीर का या गरीब का बताओ, गरीब का, मजदूर का या पूंजीपति का बताओ। किसान मजदूर का बच्चा पढ़ के आगे ना बढ़ जाए, इसलिए सरकारी स्कूल बंद करके और पैसे वालों के प्राइवेट स्कूल को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर शिक्षा सही बात करोगे तो आज नहीं तो 10 साल ये गरीबी बेबसी लाचारी को की जो बेड़ी है उनको काट लोगे। क्योंकि कल अगर आप में से किसी का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, पत्रकार, चित्रकार, अगर किसी भी प्रोफेसर, इंजीनियर किसी भी पद पे गया तो अपनी बहन की शादी में और शिक्षा तैयार है जो आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन ये सरकार, केंद्र राज्य की सरकार इन स्कूलों को बंद करके हमारी तरक्की का रास्ता रोकने का काम कर रही है। आपको मुझे समझना पड़ेगा कि हमें इस शिक्षा को बचाना है और ये शिक्षा तब बचेगी जब संविधान बचेगा। मेरी बात को आप जानते हैं इस शिक्षा को बचाने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं और हमारे पास क्या योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़े गौर से सुनना। मुझसे क्या लड़ाई है सबकी, बाबा साहब से क्या लड़ाई थी सबकी, राष्ट्रपिता फूले जी से क्या लड़ाई थी सबकी, माननीय काशीराम साहब से क्या लड़ाई थी सबकी, मामला रामसु वर्मा जी से क्या लड़ाई थी सबकी, मैं आपको बताता हूं। अगर वो अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचते तो किसी को तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो अपने समाज के बारे में सोचते थे, इसलिए उनसे नाराजगी है। इसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को आज भी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, उनको तोड़ दिया जाता है, सिर्फ स्टैचू से डर जाते हैं ये लोग। अभी तेलंगाना में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर हमला किया गया, दिन दहाड़े हमला किया गया। वो प्रतिमा पे हमला नहीं था, वो उस विचार पे हमला था जो उन्होंने मनुवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास के बाद को खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले को। अगर वो शिक्षा की ज्योत नहीं जगाते तो आज महिलाएं पढ़ नहीं पाती। आज इस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज और तमाम पायलट से लेकर जो बेटियां बनी है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को। प्यारे साथियों, आजाद अपने लोगों को अधिकार क्यों दिलाना चाहता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम क्या आपके जीवन में सुख सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या आपको सम्मान का जीवन नहीं मिलना चाहिए? क्या आपके साथ जुड़ जाते बंद होना चाहिए, बताओ। तो मुझसे लड़ाई का कारण मैं आपको बताता हूँ। मुझसे लड़ाई का कारण, आजाद समाज पार्टी से लड़ाई का कारण, भीम आर्मी से लड़ाई का एकमात्र कारण मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सबके पास समस्या है, ये समस्या, ये समस्या, और हमारे पास समाधान है। क्या है यार भैया? कुर्सी क्या है? समाधान। और मैं आपको बताता हूँ कि समाधान क्या है। इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। ये बीमार है, आपकी शिक्षा बीमार, इसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक होगी मैं बताता हूं। इसको ठीक पढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात को याद रखो। और चीफ सेक्रेटरी से लेकर जब मैं गोरखपुर की गलियों में घूमता था, चल भराव होता था, चल भराव गलियों में जाता था, लोग नेता आते हैं, चले जाते हैं, हमारे समस्याओं का हल नहीं होता। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज भी जब अखबार पढ़ता हूँ, फोन में खबर देखता हूँ, तो वही दिखाई देता है कि आज भी गोरखपुर वैसा है, आज भी सिद्धार्थनगर ऐसा है, आज भी महाराजगंज जैसा है, आज भी डुमरियागंज जैसा है, आज भी अम्बेडकर नगर आजमगढ़ के हालात नहीं बदले हैं, आज भी लोगों के हालात नहीं बदले हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। अमीर सीधा दफ्तर में जाता है, कुर्सी पड़ी होती है, कुर्सी पे बैठ के बात करता है, अपनी समस्या को हल कराता है, और गरीब दफ्तर के बाहर घंटों घंटे इंतजार करता है कि कब अधिकारी साहब बुलाएंगे, उसकी पीड़ा को सुनेंगे, उसका हल निकालेंगे। दिन पर दिन बदल जाते हैं। अधिकारी जब जाते हैं घर के तरफ, दफ्तर से निकलते हैं
दफ्तर के बाहर गरीबों को बैठे देखते हैं तो बड़ी गुस्से से कहते हैं कि इनको यहाँ से निकाला क्यों नहीं। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। लेकिन मेरे साथियों, याद रखना, ये दिन ज्यादा दिन आपकी जिंदगी में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद और जिस तरह का जन सैलाब आज आपने खलीलाबाद में जुटाया है, मैं गारंटी से कहता हूं के जरिए बहुत जल्दी एक खबर गोरखपुर जाएगी और गोरखपुर के जरिए ये खबर बहुत जल्द लखनऊ जाएगी। और जब ये खबर लखनऊ जाएगी तो अगली जहां रैली है उसकी परमिशन एक दिन पहले हमें दी जाएगी, एक दिन पहले, ये जानते हुए भी कि जिसका कार्यक्रम है उसकी जान के पीछे मनुवादी जान होकर पड़े हैं। इस आदमी को अगर ज्यादा दिन ये जी गया तो गरीबों में स्वाभिमान सम्मान पैदा हो जाएगा। तो व्यवस्था में भी आजकल देरी से दे रही। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करूंगा मेरे भाइयों, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपने मन से नहीं करते थे। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तो सरकार के अधीन है। सरकार जो चाहती है, नेता जो चाहते हैं, विधायक जी जो चाहते हैं, सांसद जी जो चाहते हैं, मंत्री जी जो चाहते हैं, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं, वो करना आपकी मजबूरी है, वरना आपका मेरा कोई झगड़ा नहीं है। आप भी किसान मजदूर परिवारों के बच्चे हो और मैं भी एक किसान मजदूर परिवार से आया हूँ। आप मेरे खिलाफ नहीं हो सकते हैं, मैं इस बात को जानता हूँ और मैं आपके दर्द को भी जानता हूँ मेरे पुलिस के भाइयों, कि आपको 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जबकि और डिपार्टमेंट को 8-8, 9-9, 10-10 घंटे में उनको छुट्टी मिल जाती है। आपको छुट्टियां भी नहीं मिलती। मॉडल स्कीम से आप परेशान हैं, वेतन विसंगता बहुत है, आपको छुट्टी के लिए कई जगह पेश होना पड़ता है। मैं आपको संत कबीर जी की धरती से कहना चाहता हूँ, आप आने दीजिए मौका, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को मौका मिलने दीजिए। सबसे पहले और देखो, मैं जिनके बीच में खड़ा हुए कह रहा हूँ, वो आपकी समस्या को हल होने पे खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो कहीं से आपसे नाराज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपसे आशा लेके बैठा है, आपके थाने के बाहर, आपके दफ्तर के बाहर, उसका विश्वास आप में है, वो आपको अपने रक्षक के तौर पर देखता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी उसके साथ प्यार का सलूक किया करो, क्योंकि कई जगह से जो खबरें मिलती है वो मन में चिंता पैदा करती है। कल एक सीओ साहब की वीडियो वायरल हुई है जो मिलन रामपुर में है। आर्मी में मैं पैसा जमा करता हूँ, बस भैया यार, बस अब जमा कर दिया यार, अब लास्ट टाइम जमा कर दिया भैया, छिपाई ला भी नहीं। वो चोरी को, चोर को समाज से जोड़ने का भाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा पुरानी कहावत है। मैं देखता हूं कि अगर इस पुरानी कहावत को एक डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को समझ नहीं आता कि इससे समाज के ऊपर कितनी घंटे टिप्पणी होती है कि जब वो पूरी जाति को आप चोरी से जोड़ते हैं, तो मैं क्या समझूं कि यूजीसी पे जो गाइडलाइन आई थी वो गलत थी क्या? बहुत चूतिया सुन रहे नहीं, वो गाइडलाइन गलत नहीं थी, वो गाइडलाइन इसलिए गलत नहीं थी क्योंकि आज भी केंद्रीय विद्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, एक समय मेडिकल कॉलेज में, कृषि विद्यालयों में और प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज में दलितों, पिछड़े आदिवासियों के साथ जाति धर्म के आधार पर गैर बराबरी ये सत्य है और ये सत्य छिपाने से नहीं छिपेगा और चंद लोगों के विरोध से नहीं दबेगा। मेरी बात को आप याद रखना।
पालते हैं और जब उसको मरवा दिया जाता है यूनिवर्सिटियों में, उन माओं पे क्या बीतती है। आप हमारे दल को क्या जानते हो? आप तो काल्पनिक बातों से डर गए कि मुकदमा झूठा हो सकता है, जबकि गाइडलाइन में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है। इसलिए 11 तारीख को हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट बुलाया है। हम देश को बता देंगे कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर आज जब हम लोग इस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं गोरखपुर से शुरू करूंगा। गोरखपुर में 2022 में भी जब द्राव की समस्या थी और आज भी जनरल अहमद अली शाह के लोग, मैंने परसों तरसों अखबार में देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल कीचड़ में जाने को मजबूर हैं। धार्मिक स्थलों पे लोग कीचड़ में जाने को मजबूर हैं और सरकार कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। ऐसे निगम में डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार को 2027 में मेरे लोग उखाड़ कर फेंक देने सिद्धार्थनगर में जंगली जानवरों का प्रकोप है, आतंक है, सीमावर्ती क्षेत्र है, तो डीएपी की खाद की तस्करी होती है और किसान लाइन में लग के सुबह 4 बजे से डीएपी खाद के लिए संघर्ष करता है और सरकारें कहती है कि हमने किसानों को खुशहाल बना दिया है। प्यारे साथियों, कुशीनगर में जो पर्यटन क्षेत्र होने के बावजूद वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महामानव तथागत के परिनिर्वाण स्थली पे किस तरह की परेशानियां खड़ी हो रही हैं, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। संत कबीर नगर में हथकरघा आयोग, हथकरघा और छोटे दो का पतन हो रहा है और इसमें सबसे बड़ी लाठी तब चलती है जब बिजली के बढ़े हुए दाम और तमाम तरह के छापे उन मजदूरों को, उन गरीबों को तोड़ने का काम करते हैं, उन छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। महाराजगंज में जो सीमावर्ती इलाका होने के कारण तस्करी और प्रशासनिक लापरवाही का बोलबाला साफ तौर पे नजर आता है। मऊ में बुनकर समाज को गहरे आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। बिजली, कच्चे माल और बाजार की गंभीर समस्या, श्रमिकों का शोषण और न्यूनतम मजदूरी तक लोगों को नहीं मिल रही है। बलिया में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है और आज तक अस्थायी समाधान नहीं हुआ और अगर कोई विस्थापित होता है तो उनको पूर्ण